सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज से करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जो आज से हमारा जो करंट अफेयर्स क्लास होगा वो मेनली फोकस होगा 71st बीपीएससी को हम लोग ध्यान में रख के ये करंट अफेयर्स का पूरा सीरीज़ चला रहे हैं। और इवन 71st बीपीएससी ही नहीं, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर है आपका, वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम लोग जो आज करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब एक साल में, पिछला एक साल में जितना भी महत्वपूर्ण घटना घटा है उन तमाम घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका क्या वर्क होगा, मेरा क्या वर्क होगा, मैं पहला दिन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा वर्क होगा, मैं आपको फैक्ट से और कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगा। आपका वर्क होगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और उसको नोट डाउन करते चले। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 71st बीपीएससी जो देने जा रहे हैं ज़्यादा समय नहीं है। और आपको पता है कि जब जुलाई अगस्त बीतते बीतते आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सितंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो समय ज़्यादा है नहीं। तो आपको ये करना है कि आपको ग्रंथ नहीं बनाना। अब पता चले करंट अफेयर्स का ग्रंथ खरीद के ले आए, अब उस ग्रंथ को पढ़ने में पहले देख के हालत ख़राब हो रहा है। वैसे नहीं करना, आपको क्या करना है, की वर्ड को सिर्फ लिखते चलना। और की वर्ड को लिखते चलिए, वो तरीका होता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना, आपको बाबा तो बनना नहीं। अगर विद्वान विदुषी बनना है तो फिर तो छोड़ दीजिए। अगर विद्वान विदुषी नहीं बनना है, आपको एग्जाम को क्रैक करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स, आपको पता है कि करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप वैसे बीपीएससी में भी 30-35 क्वेश्चन पूछेगा ही, तो 30-35 क्वेश्चन मायने रखता है बीपीएससी में। तो क्यों ना हम लोग उस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़े जो हमारा पूरा करंट तैयार भी हो जाए और करंट जो हम पढ़े वो मेरे दिमाग में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टोरेज, आप उसको स्टोर करके रख पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पता चला कि अभी हम करंट पढ़े, 2 दिन बाद भूल गए, तो वो कोई फायदा नहीं करंट पढ़ने का। तो वही अगर आप ग्रंथ बनाइएगा और पूरा ग्रंथ लिख दिए, एक करंट अफेयर्स को हम 5 पेज 10 पेज में लिखे हुए, तो बेकार का वो हो जाएगा। आपको उतना ही लिखना है, उतना ही जितना आपको ज़रूरत है एग्जाम में। तो उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए और आप उसको नोट डाउन करें, ताकि आप रिवीजन कर पाए। लास्ट टाइम रिवीजन भी हम लोग कर सकते हैं, जब आपका एग्जाम 10 दिन बचेगा तो भी आप जल्दी जल्दी कॉपी उल्टा सकते हैं, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ रहेगा। तो आपको बस फैक्ट को खाली सिर्फ क्या करना है, देखना है। तो बहुत आसान हो जाएगा करंट अफेयर्स। और ध्यान रखिएगा, लास्ट 1 ईयर है ना, पिछला एक वर्ष का हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। याद रखिएगा, 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है ना, 1 साल का करंट अफेयर्स पूछेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज से हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ से रेगुलर चलेगा। नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, स्कीम हो गया, बजट हो गया, सर्वे हो गया, मतलब तमाम टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो इसका लाभ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लाभदायक स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़रूरत है, वो इसका फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाता, और पता ही कोचिंग में है ना, इतना पैसा दो तब तुमको पढ़ाएंगे, तो वो सबसे बच पाए और उनको सही गाइडलाइन कहीं ना कहीं मिल पाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए, करंट अफेयर्स आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने राष्ट्र को देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो नेशनल करंट अफेयर्स से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला आज का जो टॉपिक रहेगा, और थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर रहूँगा, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट रहूँगा, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, या फिर एक वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी ऑपरेशन चलाते रहती है। एक ऑपरेशन होता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर, आपने सुना था, है ना, वो तो युद्ध से संबंधित हो गया। एक ऑपरेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मानव कल्याण के लिए ऑपरेशन भी बहुत सारा चलाया जाता है। और मानव कल्याण के लिए ऑपरेशन जो चलाया जाता है वहाँ से भी आपसे एग्जाम में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन है ये मुख्यतः ये क्या है, मानवीय मिशन है ना, मानवीय मिशन है। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये किसके लिए है, सबसे पहला सवाल है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए। तो याद रखिएगा, म्यांमार, है ना, याद रखिएगा ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो चला था ये भारत के द्वारा चलाया गया था, इंडिया के द्वारा चलाया गया था। और ये इंडिया के द्वारा चलाया गया था किस कंट्री में, तो याद रखिएगा म्यांमार में, ठीक है, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, ठीक है, म्यांमार में।
दरअसल क्या हुआ था, समझिएगा, घटना समझिएगा। 28 मार्च 2025, 28 मार्च 2025 को एक भयानक भूकंप आता है ना, भयानक। और वो भयानक भूकंप जो था वो था कितना, 7.7 मैग्नीट्यूड। उसका जो परिमाण था वो कितना था, 7.7। तो आप याद रखिएगा 7.7 मैग्नीट्यूड का क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। ठीक है, कहां पे आया था, तो म्यांमार में आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7.7, इसका ये भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कितना मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था जो म्यांमार में आया है। हाल फिलहाल में ऐसा करके एग्जाम में पूछेगा तो बताइएगा 7.7 कहां पे आया है, तो म्यांमार में आया। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप समझिएगा 5 के आसपास अगर भूकंप आता है, 5.5 आता है, उसमें तो हालत खराब हो जाता है, बहुत हालत खराब हो जाता है। हम लोग तो उतना महसूस भी नहीं करते। 4.5 आता तो उसी में हम लोग का हालत खराब, घर हिल गया है ना, पंखा हिलने लगा, परेशान हो गए। आप समझ सकते 7.7 कितना, लगभग 8 के आसपास। ये बहुत तबाही मचा देगा और 3500 से ज़्यादा लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आपदा था, ये बहुत बड़ा आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा है ना, ये आया म्यांमार में 28 मार्च को। अब चूंकि हम लोग पड़ोस में हैं, एक अच्छा पड़ोसी क्या करता है, एक अच्छा पड़ोसी जो होता है वो हमेशा पड़ोस में क्या करता है, जाके मदद करता है। तो हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग को अच्छा पड़ोसी नहीं मिला, लेकिन हम लोग है, हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ समझते हैं, ह्यूमैनिटी हम लोग के अंदर है और भारत में शुरू से ये चीज़ रहा है ना। हम लोग एथिक्स है ना, एथिक्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे ये संस्कार है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 28 मार्च को जब ये भूकंप आया, तबाही मचा दिया म्यांमार में, तो भारत सरकार ने 29 मार्च को, याद रखिएगा 29 मार्च, 29 मार्च को भारत सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा। और ऑपरेशन ब्रह्मा में क्या किया गया, म्यांमार में म्यांमार के लोग जो फंसे थे भूकंप में, लोग के मतलब उनका घर तबाह हो गया, बहुत लोग अनाथ हो गए, मतलब पूरा जो हाहाकार मचा था, उस आपदा से निपटने के लिए, याद रखिएगा, उस आपदा से, इस भूकंप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किया वो क्या किया, उसी को बोला गया ऑपरेशन ब्रह्मा। तो अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इतना में पहले देखिए क्या 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 क्वेश्चन बनेगा। एक पूछेगा ऑपरेशन ब्रह्मा किस लिए था, है ना, या ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, और ऑप्शन में आपका दे देगा भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है, या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से है, या फिर भारत म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन चलाया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो भारत सरकार म्यांमार में एक तरह से ये क्या है, मानवीय मिशन है, और वहाँ पे राहत पहुंचाने के लिए जो लोग परेशान थे, जो लोग तबाह हो गए थे इस आपदा से, उनको कहीं ना कहीं उनको राहत देने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने का, ऑपरेशन ब्रह्मा जो किससे जुड़ा हुआ, ऑपरेशन ब्रह्मा जुड़ा हुआ म्यांमार से जुड़ा हुआ। और ये क्या चीज़ के लिए, वहाँ पे जो भूकंप आया था, आपदा आया था, तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ये ऑपरेशन चलाएगा। तो इसको आपको दिमाग में लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाए, बैठ जाए। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदा जो भूकंप आया था, इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने चलाया था, भारत में नहीं, याद रखिए कहाँ पे, म्यांमार में चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। और हम लोग एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाए, इसलिए हमारा पॉलिसी भी चलता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी भी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम लोग कहीं ना कहीं क्या किए, इंप्लीमेंट किए। हम लोग अपने पड़ोसी की तरफ देखे कि पड़ोसी में अगर आग लगा है, पड़ोसी में अगर आग लगा है तो वो क्या करना है, एक पड़ोसी होने के नाते, एक पड़ोस में रहने मतलब एक पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है कि उस आग को क्या किया जाए, बुझाया जाए। अब देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा चला है, ये फैक्ट आपको क्लियर है। अब ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा चला, इसमें आपको क्या याद रखना, भारत सरकार ने भारत से एक विमान भेजा, उस विमान का नाम आपको याद रखना है, उस विमान का नाम था C-130। ठीक है, ये क्या है, विमान है, एयरक्राफ्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एयरक्राफ्ट। तो C-130 एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा में भारत सरकार ने किस विमान का प्रयोग किया था, या सेना ने किस विमान का प्रयोग किया था, आप बताइएगा। C-130 विमान का प्रयोग किया गया। इस विमान से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जहाँ पे जितने लोगों को जो जो चीज़ का ज़रूरत है, जैसे कंबल हो गया, जैसे तिरपाल हो गया, जैसे भोजन खाने का पैकेट जो हो गया, वो सब चीज़ हम लोग राहत कैंप में ये सब क्या किए, हम लोग इस विमान से लोगों तक पहुँचाए। तो म्यांमार के लोगों तक हम लोग ये सब C-130 विमान से पहुंचाए। तो ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो C-130 विमान आपको याद रखना। अच्छा, इसके साथ ही साथ
बहुत लोग घायल भी हुए, इतने लोग मारे गए, साथ ही साथ बहुत लोग घायल भी हुए। तो घायल को कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए भारत सरकार ने म्यांमार में एस्टैब्लिश क्या किया, फील्ड हॉस्पिटल। याद रखिएगा, फील्ड हॉस्पिटल, याद रखिएगा, फील्ड हॉस्पिटल हम लोगों ने स्थापित किया। अब सवाल बनता है कि ये फील्ड हॉस्पिटल क्या होता है। देखिए, फील्ड हॉस्पिटल आप कह सकते हैं चलता फिरता हॉस्पिटल होता है ना, ये चलता फिरता हॉस्पिटल होता है। दरअसल क्या किए, आगरा में हमारा एक फील्ड हॉस्पिटल था, ध्यान से सुनिएगा, आगरा में हमारा क्या था, एक फील्ड हॉस्पिटल था। और आगरा में एकदम तैयार फील्ड हॉस्पिटल था। उस आगरा का फील्ड हॉस्पिटल को उठाकर हम लोग कहाँ ले गए, म्यांमार ले गए। और इस फील्ड हॉस्पिटल जो था, याद रखिएगा, इसमें क्या था, 118 मेंबर थे। 118 मेंबर का टीम बनाया गया, मेडिकल टीम था ये, है ना। और इसमें मेडिकल के एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर है ना, चाहे मेल है फीमेल है ना, जो महिला डॉक्टर है वो भी है ना, मतलब टोटल कर्मचारी, टोटल मेंबर कितने थे, 118। 118 लोगों का टीम बनाया गया और इसको कहाँ भेजा गया, आगरा से भेजा गया म्यांमार। तो आप ध्यान रखिएगा, ये फील्ड हॉस्पिटल तैयार फील्ड हॉस्पिटल था, कहाँ का था, आगरा का था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आगरा का ये फील्ड हॉस्पिटल का प्रयोग किया गया यहाँ पे और इसको भेजा गया कहाँ पे, म्यांमार में। और इसमें कितने लोग शामिल थे, तो आप ध्यान रखिएगा 118 लोग। कितने लोग शामिल थे, तो 118 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। अब एक चीज सवाल ये बनता है, इसको लीड किसने किया था। सवाल ये बनता है कि इसको लीड किसने किया था, इस फील्ड हॉस्पिटल को लीड किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस फील्ड हॉस्पिटल को लीड जिन्होंने किया था उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल उनका नाम था जगनीत गिल। ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल जो थे, उन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल इस फील्ड हॉस्पिटल को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इस फील्ड हॉस्पिटल में एक्सरे का सुविधा था, यहाँ पे दांत वात अगर उखड़ गया तो डेंटिस्ट वगैरह सारा चीज़ का सुविधा था। इस फील्ड हॉस्पिटल में सर्जरी का सुविधा, जिनको सर्जरी का ज़रूरत होगा उनको सर्जरी दिया जाएगा, जिनको मेडिसिन का ज़रूरत होगा उनको मेडिसिन दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट एड का ज़रूरत होगा उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा। मतलब तमाम सुविधा जो हॉस्पिटल में आप देखते हो वो तमाम सुविधा फील्ड हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस फील्ड हॉस्पिटल में कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में इसको क्या किया गया, है ना, वहाँ पे राहत पहुँचाया गया म्यांमार में। और भारत सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि हम लोग ये बचाव कार्य करते रहेंगे, है ना, हम लोग ये बचाव कार्य हमारा जारी रहेगा जब तक वहाँ पे सारा मामला स्टेबल नहीं हो जाता। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था ऑपरेशन ब्रह्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा ऑपरेशन। तो एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ क्या क्या चीज़। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था म्यांमार में, इसको आप ध्यान रखिएगा। 28 मार्च 2025 को 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, कहाँ पे, म्यांमार में। 29 मार्च को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। C-130 विमान का प्रयोग किया गया भारत सरकार के द्वारा। फील्ड हॉस्पिटल 118 मेंबर का फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया गया और ये फील्ड हॉस्पिटल आगरा से भेजा गया। और इसको जो लीड किए थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था जगनीत गिल। उनका क्या नाम था, जगनीत गिल। इसको आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ध्यान रखना है आपको क्या, ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ये तो हो गया एक ऑपरेशन ब्रह्मा। ऐसा नहीं कि यहां से सवाल पूछे। अच्छा, कुछ चीज़ जो एग्जाम में आपको, देखिए स्मार्ट वर्क कैसे करना, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका यहाँ पे अब आपका कुछ रोल, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क देता हूँ मैं बता रहा हूँ। आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए, कॉपी कलम होना चाहिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मत पढ़िए, फिर मेरा वीडियो को मत देखिए। मैं नहीं बोलूँगा कि झूठ मूठ का मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करना। जितने पढ़ने वाले लोग हैं उतना ही पढ़े, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़े। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप ईमानदारी पूर्वक निभाएं। आपका क्या काम है, आपका काम है म्यांमार का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया को देखना। अब आप एटलस उल्टाइए, मैप होगा आपके पास, नहीं होगा तो डाउनलोड करिए। नहीं क्यों होगा, होना चाहिए, है ना, आपके पास एटलस होना चाहिए, मैप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप एटलस में जाइए और वहाँ पे म्यांमार कंट्री को ढूंढिए। कहाँ पे, आपको पता चल जाएगा भारत का, है ना, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ, उसके बाद आपको, है ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद इस साइड आपको दिख जाएगा म्यांमार। अब आपको क्या करना है,
म्यांमार वाला जो क्षेत्र है आपको क्या देखना है, सबसे पहला काम आपका होमवर्क है कि म्यांमार से कौन कौन सा देश जो है उससे बाउंड्री साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि म्यांमार का इम्पॉर्टेंट वहाँ पे अगर कोई भी अगर लेक है या कोई भी ऐसा जो भी नेचुरल चीज़ जो है, या कोई नदी है या फिर कोई पर्वत है, अगर कुछ है, आपको कहाँ पे ये चीज़ देखना है, फिजिकल मैप में। याद रखिएगा एटलस का आप प्रयोग करना सीखिए। एटलस जो है आपको क्या करता है, पॉलिटिकल मैप भी दिखाता है और फिजिकल मैप भी दिखाता है। एक साइड पॉलिटिकल मैप रहता है, एक साइड फिजिकल। तो पॉलिटिकल मैप से हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन कंट्री आसपास है वो हम लोग को पता चलेगा। फिजिकल मैप जो होगा उससे ये पता चलेगा कोई नदी है, कोई झरना है, कोई लेक है, कोई टाइगर रिजर्व है, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। कोई पर्वत है अगर वहाँ पे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कोई पर्वत है कि नहीं, क्या अगर वो पर्वत है तो क्या मानसून है ना, जब इंडिया में मानसून आता है तो क्या वहाँ पे भी इसका फायदा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरिलेट करंट अफेयर। हम लोग करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर पढ़ते नहीं, कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़िए, जीएस के साथ उसको कोरिलेट करके पढ़िए, देखिए मजा आएगा और आपका तब बोला जाएगा आप 100% तैयार, तब आप 100% तैयार, तो एग्जाम तो निकलेगा ही, बिल्कुल निकलेगा। तो ये क्लियर है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो म्यांमार में आपको ये चीज़ करना। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का नाम, कोई भी देश का अगर हम लोग नाम बोले तो आपको ध्यान रखना उसके ज्योग्राफिकल एरिया को आपको देखना ही देखना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भारत सरकार ने एक कौन सा पॉलिसी अपनाया, एक तरह से कौन सा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हम लोग अपने पड़ोस की तरफ पहले देखेंगे। और हम लोग कहते ही हैं क्या, हमारे यहाँ प्राचीन काल से परंपरा चलते आ रहा है, क्या चीज़, वसुदैव कुटुंबकम, है ना, वसुदैव कुटुंबकम। चलिए कमेंट में बताइएगा वसुदैव कुटुंबकम कहाँ पे, ये प्राचीन किस ग्रंथ में हम लोग को देखने को मिलता है, ये नाम प्राचीन के किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। देखिए मैं जीएस भी साथ साथ, है ना, तो देखिए जीएस फैकल्टी से पढ़ने से आपको ये फायदा, करंट अफेयर्स, आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस भी आपका क्या होगा, तैयार होते जाएगा। आपको बताइएगा वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरा विश्व हमारा क्या है, पूरा विश्व हमारा देश, पूरा विश्व हमारा गाँव है एक तरह से। वसुदैव कुटुंबकम मतलब हम कोई भेदभाव नहीं करते, वो तो सीमा में बांट दिए, लेकिन पूरा विश्व हमारा है, ठीक है। तो कहीं भी अमानवीय घटना होगा, कहीं भी प्राकृतिक आपदा होगा, तो भारत वसुदैव कुटुंबकम का देश है, तो भारत क्या करेगा, है ना, इस देश को भी अपना ही समझकर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सहायता प्रदान करेगा। अब देखिएगा हाल फिलहाल में जितना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ है, जो मानवीय मिशन रहा है, उसको हम लोग को पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ मानवीय मिशन, है ना, कुछ और मानवीय मिशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय, है ना। ऑपरेशन अजय क्या है, तो नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ऑपरेशन अजय दरअसल, ऑपरेशन अजय हम लोग कब चलाए थे, तो ध्यान रखिएगा ये 2023 में, और 2023 में ऑपरेशन अजय चलाए थे जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रहा था। उसमें हम लोग इजराइल से, याद रखिएगा, इजराइल से इंडियन सिटीजन को बाहर निकालने के लिए हम लोग चलाए थे कौन ऑपरेशन, ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो क्या चीज़ था, इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रहा था, इंडियन सिटीजन को हम बाहर करने के लिए ऑपरेशन अजय चलाए थे, ठीक है, इजराइल से बाहर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कावेरी, ये भी 2023 में चला था। ऑपरेशन कावेरी कब चला था, 2023 में चला था। और आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कावेरी किसके लिए था, तो ध्यान रखिएगा सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था, सूडान में जो सिविल वॉर हुआ था, उसमें हम अपने भारतीयों को क्या किए थे, निकालने के लिए ये ऑपरेशन चला। क्लियर ये चीज है ना। तो ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। और अच्छा ये कब चला, ये भी 2023 में। और आप याद रख सकते हैं जो बहुत फेमस हुआ था वो था आपका ऑपरेशन गंगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना 2022, है ना। ऑपरेशन गंगा 2022 किसके लिए था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा 2022 था आपका, जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन में फंसे जो इंडियन हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग चलाए थे क्या, ऑपरेशन गंगा, है ना। उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या चलाया था, ऑपरेशन गंगा। तो ये कम से कम 3 जो लेटेस्ट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर इस है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक हमारा वो है सहकार। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, सहकार टैक्सी
सेवा, ठीक है, सहकार टैक्सी सेवा, तो उसको आपको याद रखना, सहकार टैक्सी सेवा। अब ये सहकार टैक्सी सेवा क्या है ना, सहकार टैक्सी सेवा क्या है समझिएगा। ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, मतलब सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई। सहकारिता मंत्रालय किनके पास है बताइएगा आप लोग, क्या आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, अमित शाह जी के पास है ना, जो गृह मंत्री हमारे हैं, उन्हीं के पास क्या है, सहकारिता मंत्रालय। और आपको पता है कि कोऑपरेटिव हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कोऑपरेटिव को। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़िएगा, आप पढ़े होंगे 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में, जहाँ पे दिया गया था कि आपको संघ बनाने, संगठन है ना, इसका ये संघ बनाने का मतलब यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना आपका फंडामेंटल राइट है। तो उसी एसोसिएशन और यूनियन के साथ साथ हम लोग क्या जोड़ दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। तो कोऑपरेटिव देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इसमें भी चर्चा मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी क्या मिलता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसका चर्चा मिलता है। क्या मिलता है कि राज्य जो होगा, मतलब सरकार जो होगा, वो क्या करेगा, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देगा। तो एक तरह से कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना लाया है ना। और सहकारी अलग से मंत्रालय है। आपको पता है सहकारी को हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है उसके लिए मेरा एक वीडियो है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देख सकते हैं। कोऑपरेटिव ना ही कोई सरकार होता है और ना ही वो कोई एक कोई प्राइवेट कोई उद्योगपति होता है, कोई एक व्यक्ति का कोई होता है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा है, बिरला है, वैसा कोई उद्योगपति या फिर उद्योग पूंजीपति वो नहीं होता है। वो दरअसल क्या होता है, सहकारी होता है, मतलब कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेट करके सभी लोग मिलकर इसमें क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सभी का उद्देश्य जो होगा साझा उद्देश्य होगा। और उद्देश्य क्या होगा, आर्थिक लाभ कमाना। और सभी लोग को जिस रेशियो से, जिस तरीके से वो काम करेंगे उस तरीके से उनको क्या मिलेगा, उनको योगदान वहाँ पे, मतलब उस हिसाब से उनको उनका कमाई होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सहकार टैक्सी सेवा क्या योजना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहकारी मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसकी घोषणा की, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, सहकारी मंत्रालय द्वारा इसका घोषणा किया गया, सहकारी मंत्रालय द्वारा इसका घोषणा किया गया। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि सहकार टैक्सी सेवा क्या है ना, यह सहकार क्या है। तो आप बताइए सहकार एक क्या है, ऐप है ना। ये भी लॉन्च होने वाला है, कमिंग सून। अभी आप इसका वेबसाइट में जाएंगे तो लिखा रहेगा क्या, कमिंग सून, मतलब आने वाला है। ये दरअसल ड्राइवर के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ये दरअसल किसके लिए है, ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर एम्पावरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि ड्राइवर का एम्पावरमेंट हो, ड्राइवर फर्स्ट का बात यहां पे हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इजी करता हूं आपको। आपने उबर का इस्तेमाल किया होगा, आपने ओला का प्रयोग किया होगा, कैब बुक करते हैं हम लोग, है ना, रैपिडो आ गया आजकल, है ना। तो बहुत सारा प्राइवेट कंपनी जो है ये सब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जहां पे लोगों का जो परिवहन का काम है वो लोग अब आसान कर दिया। पहले क्या होता था कि हम लोग टैक्सी के लिए कोई एक स्टैंड होता था, वहाँ पे जाते थे, या फिर रेलवे स्टेशन वहाँ पे जा रहे, टैक्सी बुक कर रहे, फिर वो मनमाना रेट करेगा। तो अब क्या आ गया, अब कंपनी आ गया, अब कंपनी आ गया। कंपनी क्या करता है, इसमें दोनों को फायदा होता है, ग्राहक को सस्ते में परिवहन मिल जाता है, सस्ता रेट में मिल जाता है, और जो टैक्सी ड्राइवर है उनको क्या फ़ायदा हो जाता है, उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि बहुत सारे ग्राहक मिल जाते हैं। क्योंकि ग्राहक खोजने का काम अब टैक्सी वाला का नहीं है, ग्राहक खोजने का काम है, वो एप्लीकेशन आपको ग्राहक देगा। तो आप समझिए इसमें क्या होता है कि अगर ओला उबर यहाँ पे कोई ड्राइवर काम कर रहे हैं, अपना गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा परसेंटेज ओला वाला को देना पड़ता है। मतलब अगर वो 100 रुपया कमाए तो हो सकता है कि कोई कंपनी 50 रुपया उनको दे, कोई कंपनी उनको, है ना, 50% दे, कोई 60% दे, कोई 40% दे, कोई 70% दे। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है। यहाँ पे एकदम उसी प्रकार ओला उबर का कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। और ये जो सहकार टैक्सी सेवा होगा, ये दरअसल एक कोऑपरेटिव ऐप होगा ये, है ना। और क्योंकि कॉर्पोरेशन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू भी किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्राइवर फर्स्ट का पॉलिसी चलेगा। और सब जगह क्या होता है कि जो उसका मालिक होता है उसको वो अपने अनुसार पॉलिसी बनाएगा, वो ज़्यादा कमाएगा, ड्राइवर को उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाता है। तो सरकार ने ये तय किया है कि हम लोग सहकार टैक्सी सेवा स्टार्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, अब आप इसको डाउनलोड करिएगा और आप क्या कीजिएगा, इसमें बुक करिएगा। और जब आप बुक करिएगा तो यहाँ पे 100% पैसा ड्राइवर के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे बिचौलिया नहीं रहेगा, मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया गया, है ना, मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया गया। जो जिस तरह से अपना गाड़ी लाएंगे, जो जिस तरह से, है ना, अपना
अपना जितना वो गाड़ी चलाएंगे, जितना वो दिन भर में वो काम करेंगे, उस हिसाब से उनको क्या होगा, पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे ड्राइवर के पास एक बहुत अच्छा एक योजना है और ड्राइवर का अच्छा खासा कमाई होने वाला है। हो सकता है भविष्य में ओला उबर जैसा मामला ये ठप हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाला बात ये होगा कि सर्विस अगर अच्छा नहीं मिले, सर्विस अच्छा नहीं मिले और प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि सर्विस बेस्ट मिलेगा और जो ग्राहक होंगे, जो मतलब जो परिवहन जो मतलब आना जाना जो पैसेंजर होंगे, उनको भी यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा, नीट एंड क्लीन रखा जाएगा। कुछ नॉर्म्स बनाया गया इसमें, वो सब नॉर्म्स को फॉलो करना होगा उस ड्राइवर को। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, उसमें कोई इस तरह का स्मेल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ का मैं ध्यान। फेयर प्राइस होना चाहिए। आप पता चला यहाँ से 5 किलोमीटर जा रहे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि 500 रुपया दे दीजिए, 600 रुपया दे दीजिए, तो फिर आपके साथ क्यों जाएगा। तो उस हिसाब से फेयर प्राइस होना चाहिए और आपको 100% क्या मिलेगा, तो ये चाहिए। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सहकार टैक्सी सेवा जो है ये ड्राइवर के लिए, ड्राइवर इंपावरमेंट का यहाँ पे बात कर रहा है, ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ये क्या है, तो आप बता दीजिए ऐप है, ये भविष्य में लॉन्च होने वाला। क्लियर ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और करंट आप जान लीजिए, छोटा सा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जो महंगाई भत्ता होता है उसको लागू किया, ठीक है। और ध्यान रखिए, महंगाई भत्ता पूछ सकता है इस बार कि महंगाई भत्ता कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट बढ़ाया। जैसे दरअसल क्या होता है, जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि महंगाई भी दिनों दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जब महंगाई बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से उनका सैलरी भी इंक्रीज होना चाहिए। तो उनके लिए क्या किया जाता है, अलग से महंगाई जो बढ़ता है उनके लिए अलग से भत्ता दिया जाता है, महंगाई भत्ता उसको बोलते हैं। और याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 है ना से महंगाई भत्ता लागू हुआ और ये कितना होगा, 2%, कितना, 2%। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट, महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से जो लागू किया गया है ना, वो कितना होगा, 2%। तो याद रखिएगा महंगाई भत्ता कितना है, 2%, मतलब उसको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो सैलरी इंक्रीज होगा कितना, 2% इंक्रीज होगा। अगर 100 रुपया सैलरी है तो 2 रुपया है ना, 102 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, ओके। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, आज पहला क्लास था। इसी प्रकार हम लोग करंट अफेयर्स को करते रहेंगे और आप नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।